आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं। मामा, ओ मामा। अरे मीनू, तू फिर आ पहुंची ढाबे पर? अरे मामा, मैं अकेली कहाँ आई हूँ। ये देखो, ये मेवालाल भी है मेरे साथ। हाँ हाँ जानता हूँ, इस गिलहरी के बच्चे को भी साथ ले आई है, टोकरी में डाल के। हाँ, तो फिर देख क्या रहे हो मामा, कुछ खाने को तो दो ना इसे। अच्छा तू इधर बैठ, अभी देता हूँ। गजभिये काका, मुनिया जो मांग रही है दे दो ना उसे। अरे निर्मला बहन जी आप आइए आइए, पधारिए। धन्यवाद काका। और बताइए, स्कूल की छुट्टियों में क्या घर लौट रही हैं? हाँ, घर ही जा रही हूँ। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की तरह हम अध्यापकों का मन भी तो छुट्टियाँ घर में बिताने को करता है। अब बताएं, घर जा रहे हूँ तो रास्ते में आपके इस ढाबे पर बिना रुके जा सकते हैं क्या? हाँ हाँ क्यों नहीं। अच्छा ये बताइए, वो रामफल आपके स्कूल की कैंटीन ठीक से चला रहा है ना? काका, वो आपका शागिर्द है, खूब नाम रोशन कर रहा है आपका। बढ़िया बढ़िया पकवान खिलाता है हम सबको। वो भी कह रहा था कि बहन जी रास्ते में गजभिये काका के यहाँ जरूर रुकना। हाँ हाँ निर्मला बहन जी, उसी के कारण तो हमारी आपसे जान पहचान हुई। अच्छा बताइए बहन जी, क्या लेंगी? गजभिये काका, आप पहले इस बच्ची को दीजिए जो ये मांगती है। बहन जी ये तो मेरी भांजी है मीनू। ओह। और ये अपने लिए नहीं, टोकरी में रखे गिलहरी के इस बच्चे को खिलाने के लिए मांग रही है। गिलहरी के बच्चे के लिए? हाँ बहन जी, पिछले हफ्ते ये बाग से इस गिलहरी के बच्चे को उठा लाई। ये वहाँ अधमरा सा भूखा बिलखता पड़ा था, ना जाने इसकी माँ कहाँ चली गई थी। तो मीनू इसे उठा लाई, इसे साफ सुथरा करके इस टोकरी में रख दिया, गरम कपड़े में लपेट कर। भाई ये तो बहुत अच्छी बात की हमारी बिटिया ने। अब ये रोज इसे यहाँ उठा लाती है, कभी तो बिस्कुट खिलाती है तो कभी मठरी, कभी कभी मिठाई भी चखा देती है इसे। देखिए तो सही, अब ये कितना तंदुरुस्त हो गया है। हाँ बहन जी, नहीं तो ये वहीं पड़ा पड़ा मर जाता। अरे वाह, जितनी प्यारी सूरत और सीरत है मीनू की, उतनी ही मीठी आवाज भी है। बहन जी, मीनू की तो बस पूछिए ही मत। इसने गिलहरी के इस बच्चे का नाम रखा है मेवालाल, और इस पर एक छोटी सी कविता भी लिख डाली है। अच्छा, क्यों मीनू, हमें सुनाओगे वो कविता? सुनाओ मीनू, बहन जी को अपनी कविता सुनाओ। हाँ, सुनाते हैं। नन्हा सा ये मेवालाल, प्यारा सा ये मेवालाल, हम रखते इसे टोकरिया में डाल। सोचकर आंखों में आंसू आ जाते, जो इसे हम बाग से ना उठा लाते, तो बिन माँ का ये बच्चा यूं ही मर जाता। बोलो, फिर पाप इसका किसके सर पर आता? बोलो, फिर पाप इसका। वाह मेरी बच्ची, बहुत खूब। किसी निरीह जीव के लिए प्रेम और करुणा उपजना और फिर अपने मन के भावों को कविता में कहने की क्षमता। जानते हो गजभिये काका, मीनू से मिलकर मुझे किसकी याद आ गई? किसकी याद आ गई बहन जी? हिंदी साहित्य की महान विभूति, मानवीय गुणों की अनुपम अनुभूति और युग कवयित्री महादेवी वर्मा की। महादेवी वर्मा? हाँ काका, उनका बचपन भी बहुत कुछ ऐसा ही था। बहन जी, उनकी कविताएं तो हमने स्कूल में पढ़ी हैं, पर उनके विविध रंगी व्यक्तित्व के बारे में आप अधिक नहीं जान पाए। हाँ, यही समझ लीजिए। परंतु हमें अपने देश के इन प्रतिभावान लोगों के बारे में पता होना चाहिए। महादेवी वर्मा कवयित्री होने के बावजूद किसी वीरांगना से कम नहीं है। स्वतंत्रता संग्राम के काल में इन्होंने अपने विचारों से न केवल आजादी के प्रति भारतीयों में ललक पैदा की, बल्कि एक प्रगतिशील और मानवीय संवेदनाओं से भरपूर समाज की रचना में भागीदारी भी निभाई जी। और आजादी के बाद स्वतंत्र भारत के उस स्वरूप को साकार करने की कोशिश की जिसका स्वप्न आजादी के समय हम सब की आंखों में था। बहन जी, आपकी बातें सुनकर तो महादेवी जी के बारे में कुछ और जानने की इच्छा होने लगी है। अगर आपके पास समय हो तो कुछ बताइए ना उनके बारे में। हाँ हाँ काका, समय तो है मेरे पास। क्यों मीनू,
तुम भी सुनना चाहोगी? हाँ बहन जी, हम भी सुनेंगे। तो ऐसा है कि महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद नगर में हुआ। और जानते हैं उस दिन कौन सा त्योहार मनाया जा रहा था? कौन सा त्योहार बहन जी? उस दिन होली थी गजभिये काका। और शायद इसीलिए उनके जीवन में भी होली की तरह अनेक रंग खिलते रहे जी। वो रहस्यवादी कवि, यथार्थवादी गद्यकार, अद्वितीय रेखा चित्रकार, संस्मरण लेखिका, प्रबुद्ध समाज सेविका और राष्ट्रीय संस्कृति की संरक्षिका जैसे अपने अनेक रूपों में जानी, पहचानी और सराही गईं। जी। महादेवी जी को स्वयं अपना जीवन संध्या के आकाश जैसा लगता था। प्रिय सांध्य गगन मेरा जीवन, ये क्षितिज बना धुंधला विराग, नव अरुण अरुण मेरा सुहाग, छाया सी काया वीत राग, सुधि भीने स्वप्न रंगीले घन, प्रिय सांध्य गगन मेरा जीवन, प्रिय सांध्य गगन मेरा जीवन। वाह, क्या बात कही है। महादेवी जी अपने माता पिता की पहली संतान थीं। अब आप समझ सकते हैं कि उस पुरातन काल के रूढ़िवादी समाज में पहली संतान के रूप में कन्या का पैदा होना शुभ अथवा सुखद तो नहीं माना जाता होगा जी। लेकिन इनके माता पिता के मन में ऐसी भावना तनिक भी नहीं थी। पुत्री के जन्म पर तो पिता बहुत ही प्रसन्न थे। मेरी पुत्री का जन्म बहुत ही प्रतीक्षा और मनौती के बाद हुआ है। ये कन्या हमारी कुल देवी दुर्गा के आशीर्वाद के रूप में प्राप्त हुई है, इसलिए हम इसका नाम रखते हैं महादेवी। बधाई हो गोविंद प्रसाद, बधाई हो। ये कन्या अपने कार्य और जीवन से अपने नाम को अवश्य ही सफल सार्थक करेगी। जानते हो ना, राजा जनक की पुत्रियों के लिए कहा गया था 100 पुत्रों से भी अधिक जिनकी पुत्रियां पूतशीला। हाँ, जानता हूं। तो ये बात तुम्हारी बेटी के लिए भी उपयुक्त साबित होगी। राजा जनक की बेटियों से कम नहीं होगी तुम्हारी बेटी। जब महादेवी जी कुछ बड़ी हुई तो माँ ने चाहा कि बिटिया खिलौनों गुड़ियों में ही न उलझी रहे, वो कुछ घर के काम भी सीखे या फिर बस्ता गले में लटका तख्ती हाथ में थाम स्कूल जाए। पर महादेवी जी इन सब बातों में नहीं पड़ना चाहती थीं। आखिर तू चाहती क्या है देवो? हम चाहते हैं फूल हो, तितली हो, हरी घास हो, फर्श पर या फिर दीवार चित्र बनाने के लिए कोयला हो या आपकी डिबिया का सिंदूर हो। बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। देख, तू अपने छोटे भाई और बहन को देख, कुछ समझ इनसे। क्या समझे? यही कि खेलना छोटों का काम होता है और बड़ों का पढ़ना या काम करना। और अब तो तुम बड़ी हो गई हो ना देवो। तो ठीक है, हम पढ़ने जाएंगे। तो इस तरह आर्य समाजी संस्कारों के साथ इन्हें मिशन स्कूल में भेज दिया गया। साथ ही घर में हिंदी, उर्दू, संगीत और चित्रकला सीखने का प्रबंध भी कर दिया गया। वो पहले दिन स्कूल गईं, तो कुछ देर बाद ही अध्यापक से छुट्टी मांग बैठी। हमें जाना है, हमें छुट्टी दीजिए। कहाँ जाना है महादेवी? फूल तोड़ने जाना है, नहीं तो माली सब फूल तोड़कर बाबूजी के फूलदान में लगा देगा जहाँ वो सूख जाते हैं। तो क्या तुम्हारे तोड़ने से फूल नहीं सूखते? सूखते हैं, पर हम फूल भगवान जी पर चढ़ा देते हैं, फिर माँ बाद में उन्हें जल में बहा देती है। माली तो सूखे फूल उठाकर कूड़े में फेंक देता है, जहाँ से बाबूजी उठाने भी नहीं देते। हमें फूलों की ऐसी दशा देखकर अच्छा नहीं लगता। धीरे धीरे उन अध्यापक महोदय को मालूम हुआ कि महादेवी केवल बातचीत में ही नहीं, पढ़ाई में भी बहुत तेज है। वो अक्सर कहते कि लड़कियां या तो पढ़ाकू होती हैं या फिर लड़ाकू। लेकिन महादेवी वर्मा इन दोनों रूपों में दक्ष थीं। सामाजिक कुरीतियों और नारी की दुर्दशा के प्रति उनका विद्रोह
उन्हें लड़ाकू साबित करता है, और उनका पढ़ाकू रूप तो जगजाहिर है। वो एक ऐसा दीपक रही जिसमें चेतना को जगाने के लिए आँच भी थी और भावों को सहलाने के लिए मधुर शीतलता भी। सौरभ फैला विपुल धूप बन, मृदुल मोम सा खुल रे मृदु तन, दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित, तेरे जीवन का अणु गलगल, पुलक पुलक मेरे दीपक जल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। वाह, कितना सुंदर लिखती थी महादेवी जी। गजभिये काका, जिस तरह हमारी मीनू ने गिलहरी के बच्चे की जीवन रक्षा की, तो उसी प्रकार की एक घटना महादेवी जी के जीवन में भी हुई। वो भी तब बहुत छोटी थी। एक बार पड़ोस में किसी कुतिया ने बच्चे दिए। जाड़े के दिन थे वो। एक रात बेहद ठंड पड़ी। सर्द हवाओं के झोंके पड़ते तो पिल्ले कूं कूं करके रोने लगते। महादेवी जी का कोमल मन ये सहन न कर सका। बस ये पिल्लों को उठाकर घर में लाने की जिद करने लगी। तो फिर क्या उनकी ये जिद पूरी हुई? मीनू, वो तो इतना रोई कि सारा घर जाग गया। अंत में पिल्ले घर में लाए गए। उनकी ठंड दूर करने का प्रबंध किया गया। तभी वो शांत हुई और जीवों की मदद करने का उनका ये स्वभाव जीवन भर बना रहा। करुणा, सजलता और दूसरों की पीड़ा को दूर करना, ये भाव उनके जीवन का आधार रहे। तभी तो उन्होंने लिखा, मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हसा, नयनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मचली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा ना कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। महादेवी वर्मा जब केवल 7 वर्ष की थीं, तो तभी से उन्होंने पद रचना शुरू कर दी थी। आओ प्यारे तारे आओ, मेरे आंगन में छिप जाओ। आओ प्यारे तारे आओ, आओ प्यारे तारे आओ। महादेवी, किसकी कही पंक्तियां हैं ये? आज तक तो किसी के मुंह से नहीं सुनी बेटा। बापूजी, आप सुनते भी तो कैसे? ये तो हमने रची है। तुमने रची हैं? इतनी छोटी आयु में? इस अवस्था तक तो बाल मन को भाव समझ भी नहीं आते, और तुमने मन के भाव रच भी डाले। क्यों नहीं बाबूजी, हम इतने समय से पूजा आरती में अम्मा जी के गाए मीरा और तुलसी के पद सुनते आ रहे हैं। तुम्हें क्या वो समझ में आते हैं? कुछ कुछ आते हैं बाबूजी, पर सुनकर हमें लगता है कि अगर मन के भाव सच्चे रूप में कहे जा सकते हैं, तो वो बस इसी ढंग से कहे जा सकते हैं। तो कविता कहना तुम्हें अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है बाबूजी। बगिया में कोयल कूकती है, नदी किनारे वाले बरगद के पत्तों से हवा टकराती है, वर्षा की बूंदें रिमझिम गिरती हैं, तो ये सब जो कहती है हमें समझ नहीं आता, पर कितना अच्छा लगता है। जानते हैं क्यों? क्यों बिटिया? क्योंकि इनके स्वर में शब्द नहीं, भाव है, और भाव ही तो कविता है बाबूजी। जीती रहे मेरी बच्ची, जीती रहे। जब तू बड़ी होगी ना, तो तेरी कविता ही तेरा पर्याय बनेगी। अच्छा बहन जी, महादेवी जी के जीवन की एक घटना के बारे में सुनते हैं, जिसके बाद उन्होंने औरतों की दशा संवारने की सोची। हाँ काका, जब वो कुछ बड़ी हुई तो उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने उन्हें इतना प्रभावित किया कि वो जीवन भर उसकी वेदना से मुक्त न हो सकी। एक बार उनकी नौकरानी रोती चिल्लाती उनके पास पहुंची। जीजी, हमें बचा लीजिए जीजी, हमें बचा लीजिए जीजी। क्या हुआ रज्जो, क्या हुआ? अरे तेरा ये हाल किसने किया? तू तो लहूलुहान हो गई है रे। जीजी, हमारा मर्द हमारे साथ सवेरे से मारपीट कर रहा है। न जाने क्या गलती हो गई हमसे। मौका देखकर इधर हम आपके पास भाग आए। अभी वो भी पीछे पीछे आ रहे हैं जीजी।
क्यों री, तू यहाँ भाग आई? पर तुझे मुझसे बचाएगा कौन? रुक जाओ, वहीं खड़े रहो। ये हमारी पत्नी है, आप हमें नहीं रोक सकती। तुम्हारी पत्नी है तभी तो तुमसे पूछती हूँ। ये क्या हाल किया है तुमने इसका? ये गर्भवती है, उस पर कामकाज का भारी बोझ उठाती है और तुम उसे इस तरह पीटते हो। इसे अपनी पत्नी मानने से पहले तुम कहीं जाकर डूब क्यों नहीं मरते? आप इसे यहाँ से भेज दीजिए। चुपचाप निकल जाओ, नहीं तो कोतवाल को खबर कर दूंगी। जब तक तुम इससे माफी मांगकर ऐसा व्यवहार दोबारा न करने की सौगंध नहीं लेते, तब तक ये यही रहेगी। जाते हैं हम, देख लेंगे। दिखाता हाय, कितना पीटा है निर्दयी ने। तुम भी उसे क्यों नहीं पीटती? क्या कह रही हैं आप जीजी? आदमी मारे भी तो औरत कैसे हाथ उठा सकती है? पर मेरे बाबूजी ने तो मेरी अम्मा को इस तरह कभी नहीं पीटा। वो भले आदमी हैं, दयालु हैं, भगवान का नाम पढ़ते हैं। मेरे मर्द की तरह दुष्ट नहीं है वो। पर तुझे दुष्ट पति ही क्यों मिला? अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? अब किसी को दुष्ट मर्द मिले या नेक मिले, ये तो तकदीर की बात है ना जीजी। औरत अपने जीवन की हर बात के लिए तकदीर पर ही क्यों निर्भर रहती है? क्या वो अपने फैसले खुद नहीं कर सकती? इस विचार ने महादेवी जी को झंझोड़ दिया और वो अपनी कृतियों के माध्यम से नारी सशक्तिकरण, उसकी स्वतंत्रता और उसके अधिकारों के प्रति आवाज उठाने लगी। उनका ये प्रयत्न सदा ही जारी रहा, लेकिन नारी की करुणामयी स्थिति को उजागर करने और समाज से कुरीतियों को दूर करने के अलावा उनकी कविताओं से जो भाव मुखर होता था, वो था देश की स्वतंत्रता। अपने राष्ट्र की स्वतंत्रता किसे प्रिय नहीं होती, और जब विदेशी हुकूमत जनसाधारण पर इतना जुल्म कर रही हो तो स्वतंत्रता पाने की छटपटाहट और बढ़ जाती है। इसे प्राप्त करने के लिए जो वीर शहीद हो जाते हैं, जो लाठियां सहते हैं, जेल यात्राएं करते हैं, सत्याग्रह करते हैं, धरने देते हैं, वो सभी धन्य हैं। परंतु स्वतंत्रता प्राप्त करने की जिम्मेदारी केवल उन्हीं की तो नहीं है। हम सबको अपने अपने स्तर पर अपने कार्यों से उनका साथ देना है। यही सोचकर मैं ऐसे गीत रचना चाहती हूँ जिन्हें पढ़ सुनकर देश का बच्चा बच्चा आजादी का दीवाना हो जाए और इसे प्राप्त करने के लिए अपने प्राण देने को भी तैयार रहे। वाह, ऐसे विचार रखने वाली भारत माँ की इस बेटी को तो ये देश कभी नहीं भूलेगा। हाँ काका, अपने गीतों और कविताओं के जरिए महादेवी जी सदैव जीवित रहेंगी। अच्छा बहन जी, सुना है महादेवी जी कभी भोपाल और इंदौर में भी रही थी? हाँ, ये उनके बचपन की बात है। 5 वर्ष की होते होते उन्हें भोपाल और इंदौर आना पड़ा। यहीं उन्हें अपनी पुस्तक अतीत के चलचित्र का पात्र रामा मिला। तो क्या रामा कोई जीवित व्यक्ति था? हाँ, वो उनके और उनके भाई बहनों की देखभाल करता था। उन्हें सैर करवाने ले जाता था। महादेवी जी ने उसे बाध्य कर दिया कि वो भी उन्हें उनके भाई की तरह राजा भैया कहकर पुकारे। जी। शायद पुरुषों के समान अधिकार पाने की ये उनकी पहली सफलता रही होगी, लेकिन वो अपने रामा को बहुत मानती थी। एक बार मेले में रामा से बिछुड़कर वो रोने लगी। तब किसी ने पूछा, कैसा है तुम्हारा रामा? तो महादेवी जी बोली, बहुत अच्छा है। इस तरह महादेवी जी का जीवन ऐसी अनेक घटनाओं से भरा हुआ है जिनसे उनके व्यक्तित्व, उनके विचारों और उनके दृढ़ निश्चय का पता चलता है। जीजी, एक बात पूछे? हाँ पूछ। हम इतने बरस से आपके यहाँ काम कर रहे हैं, पर आपको अकेले ही देखा, मतलब कि वो हमने। जो तेरे मन में है साफ साफ कह दे रज्जू।
हमने ना एक बात सुनी है, जब आप 9 बरस की थी ना, तभी आपका ब्याह हो गया था। हाँ, ये बात सच है। हाँ, तो आपके वो कहाँ रहते हैं? अभी तो वो तमकोई में रहते हैं। यहाँ इलाहाबाद नहीं आते? आते हैं कभी कभी। वो अपने काम में मग्न रहते हैं और मैं अपने काम में। हम एक दूसरे के कार्य की प्रशंसा भी करते हैं, सहयोग भी करते हैं। पर ये तो दोस्ताने वाली बात हो गई। हाँ, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। पर वो नाता तो देख रज्जो, मात्र 9 वर्ष की अवस्था में मेरा विवाह हुआ। फिर कुछ बड़ी होने पर मैं अपने ससुराल पहुंची, लेकिन इतनी छोटी अवस्था में हुए अपने विवाह को मैं मन से स्वीकार न कर सकी। फिर हम दोनों अलग अलग रहने लगे। मैं पति से अधिक उनमें अपने एक सच्चे मित्र को पाती रही और इसी रूप में उनका सम्मान करती रही। पर क्यों जीजी? देख रज्जो, लड़की का ब्याह तभी होना चाहिए जब वो अपने जीवन के फैसले स्वयं करने के योग्य हो। अबोध आयु की बच्चियों से उनकी मर्जी कब पूछी जाती है? और पूछी भी जाए तो क्या वो अपना भला बुरा बता पाएंगी? इसलिए मेरा मानना है कि लड़की का ब्याह छोटी आयु में नहीं होना चाहिए। बहन जी, आपने अभी उनकी एक पुस्तक का जिक्र किया, तो उन्होंने तो बहुत कुछ लिखा है ना? काका, महादेवी वर्मा के 5 कविता संग्रह प्रकाशित हुए। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत और दीपशिखा। इसी तरह उनके गद्य संकलन है श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के सारथी और मेरा परिवार। इन पुस्तकों में उनके यादगार संस्मरणों का संग्रह है। बहन जी, मेरा परिवार में उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों के बारे में बताया होगा। नहीं काका, उन्होंने जो ढेर सारे पशु पक्षी पाल रखे थे जी, इस पुस्तक में उनके बारे में लिखा गया है। बहन जी, उन्हें तो बहुत से पुरस्कार भी मिले होंगे। क्यों नहीं? पहले उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला, फिर स्वतंत्र भारत में उन्हें विविध साहित्यिक, शैक्षिक और सामाजिक सेवाओं के लिए पद्म भूषण अलंकार से सम्मानित किया गया जी। और यही नहीं, अपने साहित्य सृजन के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। वैसे तो वो प्रयाग इलाहाबाद में रहती थी ना? हाँ, वही उनकी कर्मभूमि थी। सन 1933 में प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए की उपाधि लेने के बाद वो प्रयाग महिला विद्यापीठ की आचार्य नियुक्त हुई और वर्षों तक इस पद पर रहीं। बाद में लंबे समय तक वो प्रयाग महिला विद्यापीठ की कुलपति भी रहीं। इसके अलावा वो हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका चांद की संपादिका भी रहीं। बाद में वो उत्तर प्रदेश विधान परिषद की सदस्या भी मनोनीत हुई जी। और इस प्रकार एक सफल व विविध रंगों वाला जीवन जीकर वो सन 1987 में सदा के लिए हमसे बिछुड़ गई। निर्मला बहन जी, आपने महादेवी जी के बारे में बताया, हमारे लिए आज आपका आना सकारात्मक हो गया। मुझे तो इस नन्ही मीनू को देखकर महादेवी जी का स्मरण हो आया। क्यों मीनू, क्या सोचने लगी? बहन जी, हम सोच रहे हैं कि महादेवी जी का जन्म होली के दिन हुआ, तो हमें हर बरस होली का त्योहार उनकी याद में मनाना चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात होगी मीनू। जिस प्रकार हम बापू गांधी के जन्म दिवस को अहिंसा दिवस, चाचा नेहरू के जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं जी, उसी प्रकार महादेवी वर्मा के जन्म दिवस को नवचेतना दिवस के रूप में मनाया जाए तो कितना अच्छा हो। हाँ बहन जी, नवचेतना दिवस, करुणा, प्रेम और भाईचारे का दिवस। अरे मीनू, अब तुम अपने मेवालाल को कुछ खिलाओ तो। हाँ बहन जी। अरे हमारा मेवालाल कहाँ गया? टोकरी में तो है ही नहीं। वो इससे कूदकर भाग गया होगा। अब तो वो खूब चुस्त और तंदुरुस्त हो गया था। पर मामा, वो तो हमारा। दुखी मत हो मीनू, हमारी तरह हर जीव को आजादी प्यारी होती है, इसीलिए आज मेवालाल भी आजाद हो गया। हाँ मीनू, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुमने उसकी देखभाल करके इस लायक बनाया कि वो उछलता कूदता हुआ आजादी के साथ घूमने लगा। हाँ मामा, हम खुश हैं, बहुत खुश हैं। ये घटना हमें सिखाती है मीनू कि हमें आजादी का महत्व नहीं भूलना चाहिए
और जिन स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान से हमें आजादी मिली, उनका सदा ही स्मरण करना चाहिए। निर्देशन कला अय्यर, परिकल्पना श्री राम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण एवं प्रस्तुतिकरण स्वराज संस्थान संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग। मान का भान स्वाभिमान का, देशभक्त रक्त तत्व भक्त प्राणदान का, अधीर मन अधीर तन लब्ध वेग बाण का, भय विहीन लक्ष्यहीन प्रवास है प्रयाण का। सुराज्य हो स्वराज्य हो, ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का, ध्यास है ये प्राण का। दिल मिलाया दम्भ जो विरोध जन्म ले रहा, कुचल दिया था स्वाभिमान जिंदा फिर से हो रहा। जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा।